Okay, so welcome back to the class again then. थैंक यू भैया। We'll continue from where we have left. I guess क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बताइए। रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। मिरर। चलिए बहुत बेहतरीन। चलिए आज हम थोड़ा सा ये बात करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, इधर होता है यहाँ पे फोकस, फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और फिर ये होता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस बात को लेकर के जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। बेचारी बोल रही थी कि भैया ऐसा कैसे, जहाँ पे फोकस था उसी को पिछला बार अगली बार जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग पॉइंट्स हैं। आज हम ये डिसाइड करेंगे, ये देखेंगे कि आखिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है, समझ आया। या इसको एक और तरीके से हम अगर आपको बताएं, ठीक है। इफ़ आई टेल यू वन मोर थिंग, इफ़ आई टेल यू वन मोर थिंग, अगर हम एक और रिलेशन से अगर हम बात करने की कोशिश करें, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा मिरर है, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और यहाँ पे मान लो मेरा फोकस है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। होता है कि नहीं। तो कुल मिला के हम आप ये भी समझ सकते हो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, हम ये बात करेंगे आज, ठीक है। एज आई सेड अ लिटिल बिट लो on my throat, so if you have any kind of issues you may raise your voice. Definitely I would not be able to raise mine, so आप अपना ही कर लेंगे। Clear? Fine? समय अदरवाइज छुट्टी कर देते हैं हम, इससे ज़्यादा क्या करते हैं, करे है कि नहीं। आइए, सो हेडिंग होगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन या रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ आपका एफ ऑफ आ। चलो पहले कॉनकेव मिरर का देख लें। कॉनकेव मिरर क्लियर है। कॉनकेव मिरर का पहले देख लेते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखो। लेट अस से कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। अच्छा, कॉनकेव मिरर जब पढ़ रहे हैं तो इस बात को आप ध्यान से रखिएगा कि ये जो अपर्चर होता है, आई मीन ये जो कर्वेचर होता है, जो भी कहो, ये बहुत ही छोटे पार्ट्स में होता है। हम इसको हाईली मैग्नीफाई करके देखते हैं। हम बताए थे ना कि ये जो इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, ये सब जो हो रहा है, ये बहुत ही बारीक पॉइंट पे होता है, बहुत बारीक पॉइंट पे। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको जूम करके देखते हैं, समझ में आया, ताकि हमके और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लियर है। चलो आ जाओ। लेट दिस वन बी माई प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ठीक। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस से हमने क्या किया कि एक रे यहाँ पे पैरेलल मारे ए बी जो है वो हमने पैरेलल लाइन मारा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से जो है यूं पार हो जाएगा ऐसे, और इस पॉइंट का नाम होगा प्रिंसिपल फोकस। बोलो, है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसा ही ना होता है ना। पैरेक्सियल रे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, बाय डेफिनेशन ही वही है प्रिंसिपल फोकस का। और यूँ कहोगे रूल भी वही था, बताया था हमने आपको। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। लेट दिस पॉइंट बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Let this point be the center of curvature. This one is my pole. ये जो मेरा पोल है, बोलो सही बात है। ये सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं वो आप assumption में लिखेंगे, समझ में आया। आई एम नॉट गोइंग टू राइट, आप खुद लिख लीजिएगा जब आप लिखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आइए। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज़ कि बाय पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन से या पूरा का पूरा हमारा जो भी assumption हुआ है, इसके आधार पे हम क्या बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो, CP इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर,
बोलो, बोले तो CP जो है वो R के बराबर है। CP इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो, बोल सकते हैं? ये देखो ना, CP रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो, सही बात। ओके, एंड FP इज द फोकल लेंथ। बोलो, FP इज द फोकल लेंथ। बोले तो FP को हम स्मॉल f से बोल सकते हैं ना, यही है ना फोकल लेंथ, कि नहीं? बोल सकते हैं? चलो ठीक, अब आ जाओ। यहाँ पे आइए, देखो, इफ़ दिस इज़ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, आप यहाँ देखिए, अगर C से आप एक लाइन वहाँ से ड्रॉ करते हैं तो इट बिकम्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल का रूप ले लेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करिएगा ना, ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द गिवन पॉइंट। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन अ गिवन पॉइंट। क्लास 9 का थ्योरम है ये, ठीक है, जो कि आपने छाप के पास किया है कि नहीं? सारा कोरोना का मार तुम ही लोग को हुआ है। ओके, सो एज आई सेड, क्लास 9 का ये थ्योरम है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट पे, सर्कल के आप किसी पॉइंट पे उसको करिएगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप एक सर्कल ड्रॉ करिएगा, सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से सेंटर हुआ, अब इस सेंटर से आप कोई भी लाइन यहाँ पे ऐसे खींच दो, ठीक है, यहाँ तक नहीं हो खींचोगे तो ये जो होगा ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आपका 90 डिग्री देगा ना, 90 डिग्री होता है। समझ में आया कि नहीं? या यूँ समझो ऐसा कि ऐसे इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट का रूप लेगा ना जी। टेंजेंट जो है एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे छू के गुजरता है, तो ये टेंजेंट जो है ऐसे ही होगा। अगर ये लाइन जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर नहीं होगा। समझी कि नहीं? इसी के आधार पे हम बोल रहे हैं कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट। समझ आया? समझ में आया कि नहीं? ओके, ओके, इतना क्लियर है कि ये लाइन परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? परपेंडिकुलर हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं बिकॉज कि अगर ये ऐसा प्लेन मिरर होता ना, तो ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट किया ऐसे, ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं हम। अदरवाइज तुम लोग चिल्लाने लगोगे ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, नॉर्मल कैसे कहलाएंगे? इसीलिए बोले कि ये जो है वो परपेंडिकुलर ही होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट्स वाई ये नॉर्मल होगा। एंड इफ़ दिस इज़ द नॉर्मल, ध्यान से सुनो, इफ़ दिस इज़ द नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल है, देखो यहाँ पे CB इज़ द नॉर्मल। इफ़ CB इज़ द नॉर्मल, अगर CB नॉर्मल है तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो एंगल होगा, दिस विल बी माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये वाला, होगा कि नहीं? एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल I, बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो, सही बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ़ इट इज़ सो, देन ये वाला जो एंगल होगा, दिस वन, दिस विल बी माई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सीधी सी बात। बोलो, कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे हम? एंगल CBF, देखो, एंगल CBF इज इक्वल्स टू एंगल R। बोलो, होता है कि नहीं? कि नहीं? एंड वी नो दैट कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का ये लॉ ही है कि एंगल I एंगल R के बराबर होगा। बोलो, सही बात है कि नहीं? ओके, यहाँ पर देखिए, नाउ एंगल BCF, देखो तो एंगल BCF, एंगल BCF, एंगल BCF, बोले तो ये वाला, दिस एंगल, ये वाला, क्या हम इसको एंगल BCF इज इक्वल्स टू एंगल I ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो, बोल सकते हैं? क्यों? छी छी,
इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तुम लोग मजाक उड़वाएगी अपना, हम बता रहे हैं। ये देखो एंगल आई बोलेंगे इसको, ये एंगल आई है। क्लियर है? एंगल आई बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, नाउ इन ट्रायंगल बी सी एफ, देखो तो ट्रायंगल बी सी एफ, इन ट्रायंगल बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ। बोलो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आई और आर बराबर होता है। होता है कि नहीं? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इफ इट इज सो देन द ट्रायंगल BCF is an isosceles triangle। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों बोल रहे हैं हम? बिकॉज इफ दो एंगल हमारे इक्वल है ट्रायंगल के, बिकॉज दो एंगल इक्वल है। इफ इट इज सो देन इट इम्प्लाइज दैट, अगर ऐसा है देन वी कैन क्लियरली से कि CF इज इक्वल्स टू FB। CF इज इक्वल्स टू FB। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ये वाला CF इज इक्वल्स टू FB। वाई? रीज़न क्या लिखेंगे? अरे रूल ऑफ आइसोसेलेस घोंची सब यहाँ लिखेंगे कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल घोंची। साइड्स opposite to equal angles of an isosceles triangle are also equal। क्लियर? कोई दिक्कत? इतना क्लियर है कि CF इज इक्वल्स टू FB। क्लियर है? ओके, चलिए इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? चलिए हम क्या लिखें कि CF इज इक्वल्स टू FB, ये लिख सकते हैं। ओके, अच्छा एक बात बताओ, हमने साफ तौर पर आपको कहा था कि दिस अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल या दिस कर्वेचर इज़ वेरी स्मॉल। बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा होता है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर ये बहुत छोटा है जिसको हमने बहुत जूम किया है, समझ रहे हो? इनफैक्ट बहुत नहीं बल्कि बहुत 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 बार जूम किया है। सोचो, इतनी बार जूम किए हैं तब जाकर के मुझे इतना क्लियरली नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ अगर वास्तविक रूप में देखें तो ये जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। इतना छोटा है, इतना छोटा है कि P और B के बीच में आपको अंतर नज़र नहीं आएगा। जैसे ये इतना छोटा है, कितना छोटा है ये? अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका P है और यहाँ पर आपका B है। ले बता कहाँ P है और कहाँ B है? बोलो, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, और इसी को हम जो है जूम 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 करके यहाँ पे किए हैं। समझ में आया? यही हिस्से को जो है वो यहाँ पे इंटू 10,000x किया हुआ। बोलो तो इतना जूम किया गया, 1000x इतना जूम किया। समझ में आया? इतना एग्जैक्ट नंबर नहीं है, और भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इतने छोटे चीज़ को उतना किया हुआ है। तो बताओ तो P और B के बीच में कोई अंतर नज़र आ रहा है तुमको यहाँ से? नहीं। यहाँ पे नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत दूर से देख रहे हैं, आई मीन बहुत सामने से देख रहे हैं, इसलिए नज़र आ रहा है। ऑल्दो वास्तविकता में P और B के बीच में अंतर है, लेकिन नेग्लिजिबल है। आप पता ही नहीं कर पाओगे कितना दूरी, बताओ ना, बताओ तो कितना दूरी? बोलो, पता चल रहा है? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पॉइंट पे रख लिए भैया और बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट है। हो रहा है कि नहीं? तो ना रहा, तो हम बोल सकते हैं कि दिस P एंड B आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर। समझ आया कि नहीं? लिखेंगे द कर्वेचर या अपर्चर, दोनों में से कोई लिख लो। अपर्चर ऑफ द मिरर is very small such that B coincides
विथ पॉइंट P, समझे कि नहीं? पॉइंट B कोइंसाइड्स विथ पॉइंट P। पॉइंट B जो है वो पॉइंट P पे कोइंसाइड कर जा रहा है, पॉइंट B जो है वो पॉइंट P पे कोइंसाइड कर जा रहा है। समझो, हम ऐसे किए हुए थे, अब यहाँ ऐसे कर दिए। इसका मतलब यह है कि दिस FB इज इक्वल्स टू दिस FP। देखो ना, देखो देखो यहाँ देखो, ये ऐसे किए, यहाँ पे हम F रख रहे हैं, ठीक है, और ये लो ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट को हम FB बोल रहे हैं, और हम बोले कि P और B जो है वो एक के जगह पर है। इसका मतलब ये ऐसे हो गया। इसका मतलब ये जो FB था वो अब FP के बराबर है। समझे? सो दिस FB इज एक्चुअली इक्वल्स टू FB। समझ में आया? इट इम्प्लाइज दैट कि FB इज इक्वल्स टू FP। बोलो, क्लियर? क्लियर है? ओके, नाउ देखो, नाउ यहाँ पर देखो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, देखो तो, कि CF प्लस FP इज इक्वल्स टू CP। देखो यहाँ पे CF प्लस FP इज इक्वल्स टू CP। ठीक, बोल सकते हैं ना कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके, मेरे को CF अच्छा नहीं लग रहा, CF अच्छा नहीं लग रहा, इसके जगह पे हम लिख देंगे, CF के जगह पे लिखेंगे FP प्लस FP इज इक्वल्स टू CP। बोलो, कोई दिक्कत? किसी को समझ में आया कि नहीं कि CF को हम FP के बराबर क्यों लिखे? CF को FP के बराबर क्यों लिखे? क्योंकि CF और FP बराबर है। CF और FP बराबर है। कैसे पता? ये तो हम बोले ही नहीं है। CF को FP के बराबर हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि P और B तो ये कर लिया ना, क्या बोलते हैं, कोई कर लिया, दोनों तो एक ही पॉइंट बन गया ना। CF और FP बराबर क्यों है? CF के जगह पे हम FP क्यों लिख देंगे? बोलो, CF के जगह पे FP हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि CF और FP दोनों ही बराबर हो आपस में। कैसे? कैसे? अब इसी को घर जाके तो पागल जैसे एकदम कुकुर टाइप का मुँह कान हरियर हो जाएगा। क्योंकि FP FB के बराबर है, हाँ, इसीलिए। और FB FP के बराबर है और FP CF के बराबर है, इसीलिए। देखो, सिंपल सा रीज़न है कि ये और ये बराबर था, ये और ये बराबर था, और ये हम बराबर किए, तो इसका मतलब ये और ये भी तो बराबर होगा। इफ़ A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल टू C, देन A इज इक्वल टू C। सीधी सी बात है, समझ आया कि नहीं? FP प्लस FP ऐसा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2FP। बोलो, 2FP 2FP इज इक्वल्स टू CP। 2FP इज इक्वल्स टू CP बोल सकते हैं आराम से कि नहीं बोल सकते? लिख सकते हैं ना कि नहीं? ओके, तो इसका मतलब हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि FP इज इक्वल्स टू CP बाई 2? बोलो, बोल सकते हैं? यहाँ पर आओ, क्या बोल रहे हैं हम कि FP इज इक्वल्स टू CP बाई 2। अब आओ तो FP को हम क्या मानते हैं? फोकल लेंथ, राइट? सो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू CP को क्या माने हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो R बाई 2, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, या फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया जाए तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया जाए तो आप फोकल लेंथ बता पाएंगे। अगर आपके मिरर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो आपका फोकल लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर का। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट, बीच पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर का एकदम बीच वाला पॉइंट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का एकदम बीच वाला पॉइंट में आपका फोकल लेंथ होगा, फोकस पॉइंट वहीं पर होगा। कहने का मतलब यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ऐसे दिया गया, देखो ये आपका मिरर,
ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे फोकल लेंथ, समझाया? आई मीन ये फोकस हो गया तभी तो ये फोकल लेंथ होगा, समझाया? और ये पूरा का पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तब तो ये फोकल लेंथ हुआ ये वाला, समझाया कि नहीं? रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होगा उसका आधा फोकल लेंथ होगा, समझाया? रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होगा उसका आधा फोकल लेंथ होगा। क्लियर? इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है या यूँ कहें प्रिंसिपल फोकस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आई मीन अगर ऐसा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच में होगा आपका प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच में होगा प्रिंसिपल फोकस, तभी तो आधा होगा, अदरवाइज आधा कैसे होगा? इधर उधर कर दोगे तो फिर आधा नहीं रहेगा, फिर कैसे करोगे? समझाया? सो ये याद रखिएगा, F = R/2। अगर आपको ये बता दे तो ये बता दोगे, ये बता दे तो ये बता दोगे। फोकल लेंथ बता दिया जाए, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके मिरर का फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 24। भाई अगर एक आधा है तो दूसरा डबल होगा उसके रेस्पेक्ट में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बेहतरीन। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई ना? सेम चीज़ हम जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। ठीक है, लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करना नहीं है। कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम रहता है। ठीक है, बोले तो F इसमें भी R/2 के बराबर ही आएगा। फाइन, बस अब देख लो कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर। बोलो सही बात। ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये है मेरा पोल। ठीक, समय एक रे ऑफ लाइट, पैरेक्सियल रे ऑफ लाइट ए बी पॉइंट पे हम स्ट्राइक करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे। ऐसा इंसिडेंट करा दिए। अब ये इंसिडेंट अगर हम ऐसा कराए हैं तो इट अपीयर्स, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे ये प्रिंसिपल फोकस से पार होकर के इसका रिफ्लेक्टेड रे पार हुआ है। ये ना तरीका होता है कि नहीं? कोई और तरीका है क्या? कोई और तरीका है? नहीं ना? तो अगर ये जो है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे आ सकता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब तुमको एक्चुअल मीटिंग लग रहा होगा तो ये लो मिटा दिए, हो गया। अब इमेजिनरी मीटिंग हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे ये वाला लाइन यहाँ से मारे और ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया, इधर रिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब है कि ये कहीं इधर से आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है। हो रहा है या नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन। इसका सेंटर जो होता है वो कहीं यहाँ पर होगा, इधर सेंटर जो है वो यहाँ पर होगा, समझ गए? तो सेंटर से अगर आपको, या फिर यूँ कहिए कि अगर ऐसा आपको करना है तो एक लाइन जो है वो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ऐसा, और इस पॉइंट को हम मान लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लो, ठीक है? अब ठीक लग रहा कि नहीं? ये हम क्यों किए? ताकि ये वाला लाइन जो है वो हम इसको नॉर्मल बना सकें। वाई? बिकॉज ये जो लाइन है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल या सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के सेंटर से ये निकल के आ रहा है। बोलो। तो ये भी तो इस पॉइंट पे जो होगा वो नॉर्मल ही होगा ना, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो सही बात कि नहीं? अब ये वाला होगा एंगल R के बराबर, ठीक है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ये, ठीक है? और ये I जो है वो यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको। पैरेलल लाइन और उसका अगर आपको आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल I और एंगल R, ये वाला और ये वाला। समझ में आया कि नहीं? ये B और एक पॉइंट और हम ले लेते हैं, क्या रख ले? लेटर से M, इसको M रख लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और एक और पॉइंट यहाँ ले लेते हैं N। अब सब कुछ क्लियर है। सारी चीज़ें जो है वो अजम्पशन पिछली बार वाला जैसे ही आप लिख लीजिएगा, बस नेसेसरी चेंजेस जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे आप केवल कर लीजिएगा, बाकी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू रिमेन सेम। ठीक है? यहाँ पर देखो,
हम लिखेंगे कि एंगल ए बी एन, देखो एंगल ए बी एन ये वाला, ए बी एन ये वाला ए बी एन इज इक्वल्स टू एंगल एन बी एम, एन बी एम बोले तो एंगल आर, मतलब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है कि नहीं? ओके अब आइए एंगल एन बी एम, एंगल एन बी एम इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ, सी बी एफ एंगल आर है दोनों का, देखो एंगल आर है, बोले तो क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। एंड एंगल ए बी एन इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ एंगल बी सी एफ ये वाला एंगल आई के बराबर है। वाई? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है कि नहीं? नाउ इन ट्रायंगल बी सी एफ, अगेन इन ट्रायंगल बी सी एफ, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला इन ट्रायंगल बी सी एफ, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी एफ वी हैव गॉट एंगल बी सी एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ है, दोनों बराबर है ना, होगा यार। एंगल आई और एंगल आर तो बराबर है ही ना, तो यह हो गया। तो देयरफॉर वी कैन से कि ट्रायंगल बी सी एफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोलो है कि नहीं? इसको हम बोल सकेंगे ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो, या नहीं बोल सकते? बोल पाएंगे? अगर ऐसा है देन हम बोल सकेंगे कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी। ये देखो एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी इन दिस ट्रायंगल। वाई? बिकॉज रीजन हम सेम लिखेंगे। क्या है रीजन? एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तभी तो आइसोसेलेस होगा ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। कौन से साइड्स? वो वाले साइड जो अपोजिट ऑफ द एंगल है, ठीक है, एंगल के अपोजिट में वो वाले साइड्स इक्वल होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतरीन, छाप ले। चलिए आगे बढ़े। हम क्या निकाले कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी, यह निकाल चुके। फिर से हम सेम चीज़ लिखेंगे, ये पी और बी जो है वो कोइंसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि अपर्चर बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो लिखेंगे द अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, which implies that कि point B coincides P. If it is so, then it implies that कि FB is equals to FP. FB is equals to FP. समझ आया? अगर ऐसा है, ये देखो FB is equals to FC, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। एफ बी एफ सी के बराबर है और एफ बी एफ पी के बराबर है। इसका मतलब है कि एफ सी और एफ पी ये दोनों बराबर होगा। फ्रॉम 1 and 2 ये लिखिए लो, फ्रॉम 1 and 2 क्या हम बोल सकते हैं कि एफ पी इज इक्वल्स टू एफ सी, हो सकता है। नाउ वी कैन क्लियरली राइट, क्या लिख सकते हैं? पी एफ प्लस एफ सी इज इक्वल्स टू पी सी। बोलो पी एफ प्लस एफ सी इज इक्वल्स टू पी सी। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बेशक लिख सकते हैं। ओके, हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? पी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल्स टू पी सी। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? पी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल्स टू पी सी। हम एफ सी की जगह पे पी एफ लिख दिए क्योंकि दोनों बराबर है ना। अभी प्रूफ किया यहाँ पे, ये देखो ये वाला। क्लियर? तो हम फिर से यहाँ पे लिख देंगे कि 2pf इज इक्वल्स टू पी सी। बोलो कोई दिक्कत? ओके, यहाँ पे आ जाइए। 2pf इज इक्वल्स टू पी सी, ये क्लियर? तो इसका मतलब है कि pf इज इक्वल्स टू पी सी बाई 2 होगा। अब pf जो है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम स्मॉल फोकल लेंथ बोलते हैं।
सो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू पी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो r/2 ये लो फिर से आ गया, आया कि नहीं? अगेन सेम चीज़, इसीलिए यहाँ पे फोकल लेंथ यहाँ पर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। समझ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा तो फोकल लेंथ जो होगा वो P और C के एकदम बीच में होगा। समझा? सेम केस यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि जितना आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका आधा फोकल लेंथ होता है। अगर फोकल लेंथ आपको बता दिया जाए तो आप उसका डबल कर दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं। ओके।